गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे लवणिक श्रद्धा जो अपनी लवणीय या क्षारीय मृदाओं को सुधार के बारे में बात कर रहे थे। तो उनके आगे जो कौन कौन से रासायनिक सुधार यूज किए जाते हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कल वाला देख लेते हैं बिकॉज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे एग्जाम के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने कल वाले में बात की, कल हमने सुधारकों के बारे में पढ़ना शुरू किया था कि रासायनिक मृदा सुधारक क्या होते हैं और लवणीय मृदाओं में जो रासायनिक मृदा सुधारक प्रयोग किए जाते हैं उनको कितने भागों में बांटा है। क्लियर है? इनके आधार पर हमने रासायनिक जो मृदा सुधारक थे उनको 3 भागों में बांटा था। पहला जो जलविले थे जिसमें हमने जिप्सम और फास्फोजिप्सम की बात की थी और जिप्सम हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था कि कैसे जिप्सम लवणीय मृदाओं में काम करता है और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट हमने बात की, नेक्स्ट जो डिवाइड किया था वो किया था हमने कि ऐसे जो कम लवणीय होते हैं जिसमें हम लोगों ने चूना वाले कैल्शियम वाले पदार्थों को रखा था, चूना या चूना युक्त जितने भी पदार्थ हैं। एंड देन लास्ट वाला ग्रुप जो था वो था अम्ल उत्पादक, यानी ऐसे रासायनिक सुधारक जो क्या करते हैं पहले अम्ल उत्पादित करते हैं, फिर वो अम्ल क्या करेगा वो सोडियम को वहां से रिप्लेस करेगा और मृदा को सही बनाएगा, यानी क्षतिग्रस्त मृदा को उपजाऊ मृदाओं में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ तक क्लियर था। उसके बाद हम लोगों ने जिप्सम डिस्कस किया था कि जिप्सम कैल्शियम सल्फेट जिसमें क्या होता है कैल्शियम और सल्फेट दोनों होता है, उनकी मात्रा अलग अलग होती है। ठीक है, उसमें से हम लोगों ने बात की थी कि जो कैल्शियम सल्फेट था वो भी 2 तरीके से काम करता था। कौन कौन से? पहला, इजीली वो कैल्शियम सल्फेट मृदा कोलाइड को उपस्थित सोडियम को वहां से रिप्लेस करके सोडियम सल्फेट बना के देता और कैल्शियम मृदा कोलाइड हो देता। दूसरी जो अभिक्रिया थी वो सोडियम कार्बोनेट के साथ थी। क्या ना, जब अपने लवणीय मृदाओं निर्माण की प्रोसेस पढ़ी थी तो उसमें टॉपिक था लास्ट वाला निम्नीकरण, जिसमें क्या था कि लास्ट में जाके क्या होता है सोडियम जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट बना देता है। तो उस सोडियम कार्बोनेट के साथ हम लोगों ने कैल्शियम सल्फेट की अभिक्रिया देखी थी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ कैल्शियम सल्फेट कैसे काम करता है। क्लियर है? और वो थोड़ा याद भी होगा। आज हम बात करेंगे पायराइट के बारे में कि जो लवणीय मृदा को उगाने के लिए पायराइट का प्रयोग किया जाता है और ये पायराइट है वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है पायराइट। पायराइट की बात करें तो पायराइट लवणीय क्षारीय मृदाओं को सुधारने के उसमें प्रयोग किया जाता है और इसको रखा गया है अम्ल उत्पादक कारकों में, यानी कि हमने 3 तरीके से डिवाइड किया था रासायनिक मृदा सुधारकों को। तो उसमें जो थर्ड वाला था अम्ल उत्पादक कारक, उसमें आता है पायराइट। पायराइट अम्ल उत्पादक कारकों का एग्जाम्पल है। कैसे? क्योंकि जब ये रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया के दौरान ही क्या बनाएगा? अम्ल बनाएगा। वो अम्ल फिर क्या करेगा? सोडियम को रिप्लेस करेगा। क्लियर है? इसकी बात करें पायराइट की तो पायराइट इजीली अवेलेबल हो जाता है क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है? ज्यादातर जो लोहे की खदानें होती है और कोयले की जो खदानें होती है उनके जब खुदाई होती है तो उनके साथ पायराइट भी प्राप्त होता है। अगर बात करें पायराइट की तो जो पायराइट होता है उसकी मात्रा जिप्सम की अपेक्षा थोड़ी कम डाली जाती है। कैसे? जिप्सम अगर हम बात करें नॉर्मली तो नॉर्मली मृदाओं में 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जबकि अगर पायराइट की बात करें तो जो पायराइट होता है उसकी मात्रा कम डाली जाती है। 1 टन जिप्सम का काम 0.63 टन पायराइट कर सकता है, यानी इसकी इतनी कम मात्रा हम जिप्सम से रिप्लेस कर सकते हैं। जिप्सम की अपेक्षा इसकी कम मात्रा प्रयोग करके भी हम मृदाओं को सुधार सकते हैं। क्लियर है? अब पायराइट की अभिक्रिया देख लेते हैं कि जो पायराइट होता है वो मृदा में काम कैसे करता है। कैसे? रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे तो जैसे आपने मृदा में पायराइट मिलाया, पायराइट मिलाने के बाद जो पायराइट होता है वो फेरस सल्फाइड प्लस सल्फर में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? फेरस सल्फाइड और सल्फर में टूट जाता है। क्लियर? अब क्या होता है जो फेरस सल्फाइड है आयरन होता है वो क्या होता है कभी भी पानी में घुलनशील नहीं होता। ये पानी में घुलते नहीं है, बस उनका क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है कि ये सिर्फ ऑक्सीजन की उपस्थिति में
नम हो सकते हैं, यानी वायुमंडल से ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभी क्या करेंगे कि नया उत्पाद बना लेंगे, परंतु कभी भी ये पानी में घुलनशील नहीं होते। तो अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनका ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, ये आपका आयरन फेरस सल्फेट, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन की क्रिया करेगा और ऑक्सीडेशन की क्रिया के फलस्वरूप ये फेरस सल्फेट का निर्माण कर लेगा। ठीक है, फेरस सल्फेट का, आयरन ऑक्साइड का, सॉरी यह फेरस सल्फाइड जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, ऑक्सीडेशन की क्रिया के फलस्वरूप आयरन सल्फाइड का प्रयोग, आयरन ऑक्साइड का प्रयोग का निर्माण करेगा। क्लियर है, और सल्फर मुक्त करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। करना क्या है, कुछ नहीं, जैसे आपने मृदा में आपने पायराइट मिलाया, पायराइट मिलाने के बाद पायराइट क्या होगा, फेरस सल्फर, क्योंकि यहाँ सल्फर के दो अणु हैं तो ये फेरस सल्फाइड और सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद ये सल्फर यहाँ से मुक्त हो जाएगा। ये पहली बात तो पायराइट रखा जाता है अम्ल उत्पादक कारकों में, अम्ल उत्पादक कारकों में मोस्ट ऑफ वो कारक आता है जिनमें सल्फर होता है, और सल्फर के साथ साथ और भी पदार्थ होते हैं, तो ये क्या करेंगे, एक अम्ल का निर्माण करेंगे। तो इस सारी प्रोसेस में कैसे होगी, जैसे ये फेरस सल्फाइड में फटेगा, यहाँ से सल्फर मुक्त हो जाएगी। ये फेरस सल्फाइड जल के साथ तो क्रिया कर नहीं सकता क्योंकि जल में घुलनशील नहीं होते, ये काम करते हैं सिर्फ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, ऑक्सीडेशन की क्रिया के फलस्वरूप आयरन ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। ठीक है, और यहाँ से बची हुई सल्फर यहाँ से मुक्त हो जाएगी। क्लियर है, अब होता क्या है, ये तो आयरन ऑक्साइड बनाकर शांत हो जाता है, यहाँ बचती है सल्फर, ये बची हुई सल्फर क्या करेगी, खुद दोबारा से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी। क्या करेगी, दोबारा से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी, और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के बाद सल्फाइड का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, सल्फाइड का निर्माण करेगी। ये जल के साथ क्रिया नहीं कर सकता था, पर सल्फाइड हमेशा जल के साथ क्रिया कर सकता है। तो ये सल्फाइड जल के साथ मिलकर H2SO4 का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करेगी। यहाँ तक चीजें समझ में आई, क्योंकि हमने कहा भी था कि इन पायराइट को अम्ल उत्पादक कारक पर रखा गया है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अम्ल का उत्पादन करते हैं। सारी प्रोसेस के दौरान यहाँ पे जाके क्या हुआ, अम्ल बने, क्योंकि ये अम्ल का उत्पादन करने के लिए यहाँ जाके क्या, किसका निर्माण हुआ, अम्ल का निर्माण हुआ। अब ये अम्ल क्या करता है, सोडियम के साथ या किसी भी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके उसको वहां से रिप्लेस कर देगा, यानी मृदा सुधारक के रूप में अब ये अम्ल आगे की क्रिया में भाग लेगा। कैसे, माना कि इसको पहली बार पायराइट वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, यानी पायराइट का प्रयोग हमेशा चूना युक्त मृदाओं में किया जाता है, यानी उन मृदाओं में जिनमें चूने की मात्रा ऑलरेडी उपस्थित होती है, परंतु क्या होता है, अधिक पीएच मान के कारण वो उसमें उपस्थित जो चूना होता है वो प्राप्त नहीं होता, यानी वो मृदा सोडियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि पीएच मान ज्यादा हो गया तो कैल्शियम भी क्या, चूना पदार्थ भी क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो जब पायराइट का प्रयोग ऐसी मृदाओं में किया जाता है जिनमें चूना ऑलरेडी उपस्थित होता है, तो ये क्या करते हैं, उस अम्ल या उस पीएच मान को कम करके उस चूने को पौधों के लिए अवेलेबल कर देते हैं। कैसे, हमने इसका प्रयोग उन मृदाओं में किया जिनमें चूना ऑलरेडी उपस्थित था, कैल्शियम कार्बोनेट ये था, परंतु काम नहीं आ रहा था। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, अधिक पीएच मान के कारण निष्क्रिय हो जाता है और पौधों के लिए उपलब्ध या मृदा सुधारक के रूप में यूज नहीं होता। जैसे आपने इसमें अम्ल डाला, कौन सा अम्ल, जो सल्फाइड की क्रिया के अनुसार यहाँ बना था, तो इसका प्रयोग करने के बाद ये सल्फाइड इस कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम सल्फेट का
निर्माण कर लेगी, यानी कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम बन गया, और बाकी बचे हुए पदार्थ जल और CO2 के रूप में मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम जिप्सम बना, CSO4 बना, बाकी की सारी प्रोसेस एज इट इज वैसे चल जाएगी जैसे जिप्सम में यूज हुई थी, यानी ये CSO4 कैल्शियम सोडियम को वहां से रिप्लेस कर देगा, चाहे वो नॉर्मली करे या फिर कार्बोनेट की प्रक्रिया के द्वारा करे, और ये वहां से सोडियम को रिप्लेस कर देगा। आई होप आपको पायराइट समझ में आया होगा। पायराइट में आपको कुछ खास उतना ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पहली बात कि पायराइट बहुत सस्ता होता है और कहाँ प्राप्त होता है, कोयले और आयरन की खानों में प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात हमें क्या करना है कि पायराइट का प्रयोग हम मोस्ट ऑफ इस वजह से भी करते हैं क्योंकि क्या होता है, ज्यादातर तो जिप्सम का यूज किया जाता है, पर पायराइट का प्रयोग इस वजह से किया जाता है कि जिप्सम की अपेक्षा इसकी कम मात्रा में भी वो क्रिया हो जाती है। अब ये पायराइट मृदा में क्रिया कैसे करता है, हमें पता है कि इसको अम्ल उत्पादक कारकों में रखा गया है, तो ये कहीं ना कहीं अम्ल का निर्माण करेंगे जो फिर क्या करेगा, मृदा सुधारक के रूप में काम आएगा। अब ये अम्ल कैसे बनाते हैं, हम लोगों ने पायराइट यहाँ लिया, पायराइट को जैसे मृदा में डालते हैं, डालने का इसने क्या किया, अपने आप को एक दो भागों में बांट दिया, पहला फेरस सल्फाइड में, दूसरा सल्फर में बांट दिया। ठीक है, जब फेरस सल्फाइड और सल्फर में बांट दिया तो यहाँ उपस्थित जो फेरस सल्फाइड होता है ये क्या करता है, जल के साथ तो क्रिया नहीं करता परंतु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीडेशन की क्रिया के दौरान आयरन ऑक्साइड का निर्माण कर देगा। क्लियर है, यहाँ मुक्त हुआ सल्फर और यहाँ मुक्त हुआ सल्फर, ये सल्फर क्या करेंगे, अब सिंगल सल्फर पड़े मृदा में रिलीज हुए, ये सल्फर भी क्या करेगा, CO2 के साथ क्रिया करके सल्फाइड बना लेगा, जो बाद में जल के साथ क्रिया करके H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करेंगे। क्लियर है, दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है, हम पायराइट और जितने भी आयरन वाले पदार्थ हैं जिसमें आयरन और सल्फर उपस्थित होता है उनका प्रयोग मोस्ट ऑफ द उन मृदाओं में करते हैं जहां ऑलरेडी चूना प्राप्त होती है, यानी चूने की मात्रा उपस्थित होती है, यानी इनका प्रयोग कभी भी डायरेक्ट लवणीय जिनमें सोडियम बहुत ज्यादा हो उनमें नहीं करते, बस उनमें करते हैं जिनमें चूना भी उपस्थित होता है, बस वो चूना क्या होता है, अधिक पीएच मान के कारण निष्क्रिय हो चुका है, यानी वो काम नहीं आ रहा है। तो जैसे आपने सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, डालने के बाद में क्या किया, इस सल्फ्यूरिक अम्ल ने उस मृदा का पीएच मान को कम किया और इस कैल्शियम कार्बोनेट को या चूने को एक्टिव कर दिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एक्टिव होता है, कैल्शियम सल्फर के साथ मिलकर कैल्शियम सल्फाइड का निर्माण, कैल्शियम सल्फेट का निर्माण कर लेता है जो कि क्या है अपना जिप्सम, और जैसे बाकी चीजें जल और CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे जिप्सम का निर्माण होता है बाकी प्रोसेस सेम तरीके से चलती है, सेम तरीके से कैसे, जैसे कि जैसे आपका वही क्ले कोलाइट, इस पे आपने सोडियम है, ठीक है, वही हमारे क्या प्राप्त हुआ, हमें कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हुआ, ये कैल्शियम में सोडियम को रिप्लेस करके तो कहाँ आ जाएगा, इस कैल्शियम के स्थान पे आ जाएगा, और यहाँ से मुक्त हुई सोडियम क्या होगा, सोडियम सल्फेट का निर्माण कर देती है, जो क्या होता है, घुलनशील होता है, इस वजह से वो मृदा में नीचे की साइड लीच कर जाता है और निचले संचरों में जाकर इकट्ठा हो जाता है। हमारे जड़ क्षेत्र से जो भी लवण नीचे गए हमें उससे कोई मतलब नहीं होता, बस हमारे पौधों की जड़ क्षेत्र के आसपास नहीं होने चाहिए। तो आपको आई होप आयरन पायराइट समझ में आया। नेक्स्ट बात करेंगे हम फास्फोजिप्सम की, ठीक है, तो फास्फोजिप्सम में क्या होगा, ओके, नेक्स्ट लवणीय मृदा सुधारकों के रूप में जो तीसरा मृदा सुधारक प्रयोग किया जाता है वो है फास्फोजिप्सम, ठीक है, लवणीय मृदा सुधारकों में मृदा सुधारक के रूप में जो तीसरा मृदा सुधारक यूज किया जाता है वो होता है फास्फोजिप्सम। अच्छा, फास्फोजिप्सम कुछ अलग नहीं है, जिप्सम ही होता है, परंतु इसमें क्या होता है कि ये जिप्सम जो अपनी फास्फोरिक अम्ल वाली जो फैक्ट्रियां होती है जिनमें फास्फोरिक अम्ल का निर्माण होता है उसमें एज अ बाई प्रोडक्ट यानी बचा हुआ पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है, इस वजह से इनका प्रयोग किया जाता है और इसलिए इसको फास्फोजिप्सम कहा गया है। बाकी सारी चीजें एज अ जैसे जिप्सम में होती है वैसे ही इसमें भी उपस्थित होती है। इसमें भी सल्फर 16% के आसपास पाया जाता है, उसमें थोड़ा ज्यादा था, और इसमें कैल्शियम 21% के आसपास पाया जाता है, ठीक है। क्रिया एज इट इज वो वैसे ही करेगा जैसे कि अपना जिप्सम कर रहा था, ठीक, कि सोडियम को वहां से कैल्शियम वहां से रिप्लेस कर देगा, सोडियम इसके सल्फेट के साथ मिलकर सोडियम सल्फेट का
तो फास्फोजिप्सम समझ में आया। फास्फोजिप्सम में क्या हुआ, ये पहली बात तो ये कहाँ प्राप्त होते हैं, ये फास्फोरिक अम्ल जो बनाने वाली जितनी भी फैक्ट्रीज होती है उनमें एज अ बाई प्रोडक्ट प्राप्त होता है। दूसरी बात ये भी जैसे अपना जिप्सम होता है सेम वैसी तरह होता है, जिसमें लगभग 16% सल्फर और अपनी 21% कैल्शियम के आसपास की मात्रा पाई जाती है। दूसरा, इनमें क्या होता है, हमें ये फास्फोरिक अम्ल वाली फैक्टर से प्राप्त होता है, इस वजह से इसमें 1 से 2% के आसपास फ्लोरीन भी पाया जाता है। ठीक है, और काम वो ये वैसे ही करेगा जैसा अपना जिप्सम करता है। ओके, अब इसी से सुधारकों के रूप में जो चौथा मृदा सुधारक प्रयोग किया जाता है वो होता है गंधक यानी सल्फर। गंधक या सल्फर कैसे प्रयोग होता है, कैसे काम करता है, हम लोगों ने भी बात की थी। क्या होता है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर वही सल्फाइड का निर्माण करेगा जो बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जब हम इनको किसमें डालेंगे, चूने युक्त मृदाओं में प्रयोग करेंगे तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल कैल्शियम सल्फेट जल और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैल्शियम सल्फेट हमें कैसे काम करता है, सॉरी हमारे मृदाओं में कैसे काम करता है, ये हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में जाए। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी वही सल्फर, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ, जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो वही सल्फाइड का निर्माण करेगा। ये सल्फाइड क्या करेगी, जल के साथ क्रिया करके H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करेगी। सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल उत्पादक कारक है। हम गंधक या जितने भी जो अम्ल बनाने वाले मृदा सुधारकों का प्रयोग उनमें किया जाता है जहां ऑलरेडी कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पदार्थ उपस्थित हो। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब इसका प्रयोग किया जाएगा, उन मृदाओं में प्रयोग किया जाएगा जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट है परंतु यूज नहीं आ रहा। क्यों यूज नहीं आ रहा उसका रीजन आपको पता है, क्योंकि अधिक पीएच मान की वजह से ये भी क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो जैसे आपने इसमें H2SO4 वाली अभिक्रिया हुई, इसने क्या बनाया, कैल्शियम सल्फेट बनाया जो क्या होता है, जिप्सम होता है। जिप्सम कैसे काम करता है, एज यूजुअल हम जानते हैं कि जिप्सम किस तरीके से काम करता है। ओके, तो ये आज हम सिर्फ 4 लवणीय मृदा सुधारकों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी है तो मोस्ट ऑफ द 4 के लिए बात करते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वाली चीजें समझ में आई।